हेलो एवरीवन। तो आज हम आईआर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये श्रुति मैम का जो जीएस पेपर की आंसर कॉपी है उसी में से एक क्वेश्चन लिखा है मैंने। ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन उन्हीं की है, बस मैंने अपने हैंड राइटिंग में लिखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि द ईयर 1991 मार्क्ड अ वाटरशेड मूवमेंट नॉट ओनली फॉर economy but also for India's foreign policy. Discuss the evolution of India's foreign policy since 1991 and highlighting the factors for the changes henceforth. तो यहाँ पे जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, वो 1991 के बाद कैसे चेंज हुआ उसमें मतलब उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ वो लिखना है इस क्वेश्चन में। और लिटिल बिट मतलब हमारा जो 1919 में जो एलपीजी रिफॉर्म आया था उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैम ने भी वैसे ही लिखा है। तो उन्होंने स्टार्ट किया है। ये तो बहुत ही मतलब अच्छा है। मुझे इन्हीं के आंसर से ये पता चला कि ये जो मंडला थ्योरी है वो इन्हीं के आंसर से मुझे पता चली। तो आप देख लेना गूगल करके। ये बस यही फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड ही है ये। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी फॉलोइंग अर्थशास्त्राज मंडला थ्योरी हैज़ अंडरगॉन वेरियस शिफ्ट्स ओवर दी डिकेड्स। मतलब यहाँ पे मित्र कैसे होते हैं, एनिमी मित्र कौन से होते हैं, यही बताया गया है मंडला थ्योरी में। तो आप अगर खुद से देखोगे तो बेहतर रहेगा, वरना तो मैं वैसे भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड करने वाली हूँ ये थ्योरी। मुझे अच्छा लगा ये। तो इन्होंने शुरुआत इसी से किया है। कितना अच्छा लगता है इंट्रोडक्शन, अगर ऐसे किसी चीज़ से आप स्टार्ट करते हो तो इन्होंने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है यहाँ पे। फिर उन्होंने लिखा है द ईयर 1991 मार्क्ड ऑनसेट ऑफ एज ओपन इकोनॉमी विथ बिगिनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, वहीं से हमारी इकोनॉमी जो है वो लिबरल हो गई थी। एंड दिस लिबरलाइजेशन एंड शिफ्ट फ्रॉम सोशलिज्म टू ग्रेटर कैपिटलिज्म। तो हम पहले सोशलिस्ट थे, फिर हम कैपिटलिज्म, मतलब अभी हमारा मिक्स चल रहा है। वॉज विटनेस इन दी फॉरेन पॉलिसी रियलम एज वेल। मतलब इसका जो है वो भी थोड़ा सा उसमें इसका जो इफ़ेक्ट है वो वहाँ पे हमें फॉरेन पॉलिसी में भी दिखाई देता है। इस तरह से उन्होंने लिखा है यहाँ पे। और बाद में यहाँ पे उन्होंने सब हेडिंग डाल के लिखा है कि इवोल्यूशन ऑफ पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी सिंस 1991। मतलब कैसे इवोल्यूशन हुआ फॉरेन पॉलिसी का, ये लिखना था, फॉरेन रह गया, सॉरी। तो वो इवोल्यूशन कैसे हुआ उन्होंने स्टार्ट किया है। फर्स्ट लिखा पॉइंट उन्होंने एंड ऑफ द कोल्ड वॉर जो था वो 1991 में ही स्टॉप हो गया था। मतलब वहाँ पे यूएसएसआर जो था, मतलब जो रशिया का पहले वाला रशिया, तो उसके मतलब बहुत सारे पार्ट बन गए। फिर उसमें से यूयू रशिया ऐसी कंट्रीज उभर के आ गई। तो ये यहाँ पे उसको जो वो पहले कोल्ड वॉर चल रहा था वो बंद हो गया यहाँ पे। कॉन्सिक्वेंटली द नॉन अलाइन मूवमेंट, नाम जिसको बोलते हैं, मार्क्ड अ शिफ्ट टू अ पॉलिसी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। ये जो चेंज आया उसमें नॉन जो नाम है इसने बहुत अच्छा खासा रोल किया था। तो इसी की वजह से ये शिफ्ट आया था, ऐसे यहाँ पे उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है यहाँ पे विथ अ ग्रेटर ओपननेस टू दी वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड से रिलेटेड था। तो यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया ये देखना ज़रूरी है। हमें बस इनसे सीखना है, एज इट इज़ हमें कॉपी नहीं करना है, बस कैसे लिखा है वो हमें सीखना है और हमें खुद प्रैक्टिस करनी है, ताकि इस तरह से बेहतर आंसर हमारा भी आ जाए एट द एंड में। सो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट इन्होंने ये लिखा है शिफ्ट फ्रॉम ईस्ट वाइल यूएसएसआर टू यूएसए कैन बी सीन आल्सो अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आईएमएफ प्रोग्राम एंड लोन्स। तो ये शिफ्ट तो हमें देखने को मिला ही है, और साथ में आईएमएफ के जो प्रोग्राम्स लोन होते हैं उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे हैं। ये यहाँ पे उन्होंने लिखा है। थर्ड पॉइंट लिखा है दिस रिलेशनशिप वॉज टेकन फॉरवर्ड इन This relationship was taken forward with Indo-nuclear deal of 2008 marked its climax। तो ये सब रिलेशन, मतलब ये ऊपर वाला जो रिलेशंस है, इसी की वजह से जो हमने न्यूक्लियर डील जो थी
वो एक मतलब बेहतर तरीका रहा, मतलब बेहतर एक क्लाइमेक्स रहा इस तरह से कह सकते हैं। और फोर्थ लिखा है इन्होंने बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट, जो अलग अलग डिफरेंस होते हैं वो फॉरेन पॉलिसी में उसको बैलेंस करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इंश्योरिंग स्ट्रैटेजिक एटोनॉमी, जो स्ट्रैटेजिक एटोनॉमी होती है उसको इंश्योर करके अलग अलग डिफरेंस को बैलेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि डिफेंस इंपोर्ट्स करते हैं हम, डिफेंस मतलब जैसे रशिया से बहुत सारे वेपन हम इंपोर्ट करते हैं, और जो हमारा यूएसए के साथ ट्रेड इंक्रीज़ हुआ, ये वैसे हमारा सबसे बड़ा मतलब ट्रेडिंग पार्टनर है। एंड कंटिन्यू रिलेशन, चाइना के साथ भी हमने रिलेशन अच्छे रखे। फिर डेवलपिंग साउथ चाइना जो है उसके साथ भी, मतलब साउथ चाइना के नीचे वाले जो कंट्री हैं उनके साथ भी हमने अच्छे खासे रिलेशंस मतलब रखे हैं। मतलब ये एक पार्ट है फॉरेन पॉलिसी का, इस तरह से यहाँ पे उन्होंने लिखा है। देखो इन्होंने डायरेक्टली नहीं बट सभी पॉइंट एक शॉर्ट टू द पॉइंट इन्होंने पॉइंट मेंशन किए हैं और लिखे हैं। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है, क्योंकि ये 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, मतलब 250 वर्ड्स में लिखना था इसको। तो इन्होंने बहुत अच्छे से पॉइंट में यहाँ पे लिखा है। फिर बाद में 5th पॉइंट इन्होंने लिखा है ग्रेटर एग्रेशन एंड बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेंथ इन नेबरहुड। मतलब जो एग्रेशन भी होता है हमारे नेबरिंग कंट्री, जैसे चाइना का एग्रेशन हम देखते हैं, तो इनके साथ भी एज ए नेबर होके भी हमें इनके साथ रिलेशन हम अच्छे से स्ट्रेंथन करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात होती है। और यही फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी भी हम कह सकते हैं। तो एग्जांपल मिशन पोखरण, न्यूक्लियर टेस्ट की गई थी, हमें कितना दबाव था हमारे ऊपर, फिर भी इंडिया ने किया था। फिर कारगिल वॉर जो हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ था, तो ये जो फिर पोस्ट 2040 जो हमारा 2014 वाला जो है, इसके बाद हमने एक अच्छी खासी एनर्जेटिक डिप्लोमेसी देखी है, इंडिया अच्छा खासा उभर के आया है। तो नेक्स्ट देखते हैं उन्होंने पॉइंट, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पॉइंट लिखे और वो भी बहुत अच्छे से लिखे हैं। तो ये इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, एक दिन में ऐसा बेहतर आंसर निकल के नहीं आ सकता। 6th पॉइंट लिखा है इन्होंने शिफ्ट फ्रॉम लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट, सिर्फ देखने से नहीं बट करने से भी होता है। तो ये भी यहाँ पे हमें शिफ्ट दिखाई दिया। ग्रेटर ट्रेडिंग टाइज विथ साउथ ईस्ट एशिया, और जो कल्चरल टाइज है वो भी हमने यहाँ पे अच्छे से किए हैं, ये भी एक फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। नेक्स्ट लिखा है इन्होंने इन्वॉल्वमेंट इन मोर रीजनल ग्रुपिंग्स। देखो डाइवर्स पॉइंट कितने हैं कि नेबरहुड के साथ वाला उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट ये सब लिखा। फिर शिफ्ट फ्रॉम लुक एट जो हमारी पॉलिसीज़ है उनके बारे में लिखा। कोल्ड वॉर जो था वो भी इन्वॉल्व कर दिया इन्होंने, मतलब कैसे अपने आंसर को इन्होंने डाइवर्स कर दिया है, मतलब डाइवर्स फैक्टर्स होते हैं वो उन सब इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं। इससे आंसर बहुत बेहतरीन बनता है, ना कि एक ही पॉइंट को बार बार मतलब अलग अलग तरीके से नहीं लिखा है इन्होंने। तो ये भी एक सीखने वाली बात है। और यहाँ पे रीजनल ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, 7th पॉइंट है वहाँ पे। तो इन्होंने एग्जांपल पे लिखा है जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक्स को इस्टेब्लिश किया गया, उसके बाद 1991 के बाद जो भी चेंजेस आए हैं फॉरेन पॉलिसी में वो सब यहाँ पे इन्होंने लिखे हैं अलग अलग मतलब टॉपिक वाइज। जैसे होते हैं ना, सोशल वाला फैक्टर होता है, इकोनॉमिक वाला होता है, फॉरेन वाला होता है, नेबरहुड वाला होता है, ये सब उन्होंने यहाँ पे पॉइंट ऐड कर दिए हैं। अब ये रीजनल ग्रुपिंग वाला इन्होंने ब्रिक्स का, फिर बिम्स्टेक का यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा। फिर नेबरहुड हमारी जो फर्स्ट पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, वो भी रिफ्लेक्ट इन वैक्सीन मैत्री ये पॉलिसी है, एंड ऑपरेशन समुद्र सेतु जो कि इसेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड करता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने लिखा कि ग्रोथ ऑफ इंडो पैसिफिक, यहाँ पे इंडो पैसिफिक की भी बात की है। मतलब देख रहे हो इन्होंने पॉइंट कैसे ऐड किए हैं, विथ इंडिया एट द सेंटर इन कंजुगेशंस विथ आवर सागर पॉलिसी, जो सागर पॉलिसी है इंडो पैसिफिक रीजन में जो कि इंश्योर करती है मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने लिखा है, अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत बेहतरीन आंसर लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है इनका भी। एंड दीज चेंजेस हैव बीन अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, क्योंकि डिस्कस पूछा गया है ना, तो इन्होंने यहाँ पे थोड़े कॉन्सिक्वेंस जो ये चेंजेस हुए हैं 1991 से, उसके बाद ये चेंजेस के भी कुछ परिणाम भी होंगे ना, तो उन्होंने
लिखा है कि यहाँ पे जियो पॉलिटिकल जो रियलिटीज़ होती हैं उसमें काफ़ी चेंज हुआ है, और जो इंडिया का जो डिज़ायर है टू बी अ रीजनल लीडर, जैसे कि ISA IRIS इनिशिएटिव्स हैं वैसे। तो इन्होंने थर्ड लिखा है इकोनॉमिक प्रैक्टिकलिटीज़ भी हो गई है, और चेंज विजन जो लीडर्स के चेंज है, जैसे कि चाइना भी चाहता है वो ग्लोबल पावर बने, और इंडिया भी चाहता वही सेम चाहता है कि ग्लोबल पावर बने। मतलब विजन में चेंजेस आ गए हैं, पहले इतना कुछ नहीं था, सभी USA को मानते थे, बट अभी सब खुद बनना चाहते हैं। और लास्ट में इन्होंने यहाँ पे कंक्लूड किया है कि अ फॉरेन पॉलिसी मार्क्ड बाय स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी एंड नेशनल इंटरेस्ट कैन ट्रूली बी इंडिया फर्स्ट। ये जो फॉरेन पॉलिसी में जो शिफ्ट आया है, चेंज आया है, जो भी है वो स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी एज वेल एज नेशनल इंटरेस्ट में है, और इसी की वजह से इंडिया फर्स्ट हो सकता है। मतलब सच में इंडिया फर्स्ट हो सकता है, इस तरह से लिखा है उन्होंने कंक्लूड, इतना बेहतरीन तरीके से कंक्लूड किया है। तो होप कि आप खुद भी देख लो आपको कैसे लगता है, मतलब आपका देखने का नज़रिया अलग भी हो सकता है ना, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। मुझे कुछ अलग तरीके से मैं इनके आंसर को देख रही हूँ, आप किसी अलग तरीके से देख सकते हो। जैसे कि इनके डाइवर्सिफाइड जो पॉइंट्स है वो मुझे बहुत अच्छे लगे, इन्होंने सब कुछ इस तरह से लिखा है, बहुत बेहतरीन आंसर लिखा है, तो ये आना ज़रूरी होता है। और लास्ट में इन्होंने कंक्लूड, हर अगर टॉपर के आप देखोगे ना तो उन्होंने हर 1 या 2 लाइन में कंक्लूड कर दिया है, मतलब कंक्लूजन होता है वो 1 या 2 लाइन में ही कंक्लूड किया है। और इन्होंने कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसी से स्टार्ट किया, बहुत ही बेहतर मतलब इंट्रोडक्शन लिखा है इन्होंने। तो इस तरह से हमें लिखना चाहिए, मतलब कुछ अलग तरीके से, ना कि वो जनरल ही डेफिनेशन से स्टार्ट किया। या ठीक है कभी नहीं आता है हमें समझ में, एक्चुअल एग्ज़ाम में होते हैं नहीं समझ में आता है, तब ये जनरल से हम स्टार्ट कर सकते हैं। बट हमेशा इतना इम्प्रूवमेंट हमें करना चाहिए कि इंट्रोडक्शन लिखते टाइम में हमें वहाँ पे डाटा रिपोर्ट या ऐसे एंशंट वाला जो एथिक्स में एंशंट कोट यूज़ कर सकते हो, संस्कृत कोट यूज़ कर सकते हो, या किसी बेहतर लीडर का कोट भी यूज़ कर सकते हो एथिक्स में, और या किसी ऐसे अभी इकोनॉमी से रिलेटेड, ये फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड था तो यहाँ इन्होंने अर्थशास्त्र से रिलेटेड यूज़ किया। वैसे भी आप एंशंट वाले चीज़ें जो होती है उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन आंसर था, होप कि आप भी सीखोगे इससे, और प्रैक्टिस करते रहिए। एक दिन की प्रैक्टिस नहीं होती है, एक दिन में कोई नहीं सीखता। बेहतर आंसर लिखने के लिए उसके लिए बहुत प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। तो होप कि आप समझ गए होंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।